नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। हमें भी जलवागा है नाज तक ले चलो मूसा, तुम्हें गश आ गया तो हुस्न जाना कौन देखेगा। यहाँ जलवागा है नाज था जामिया नगर और हुस्न जाना थी आग की उठती लपटें, पत्थर बरसाती इस्लामी भीड़ और बदहवास दौड़ते आम नागरिक। 11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन विधेयक कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका था और इसी दौरान पूरे देश को दहलाने की साजिशें रची जा रही थी। इसका अंत 23, 24, 25 फरवरी के दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों और नरसंहार के रूप में हुआ। आज तमाम वामपंथी पोर्टल 1 साल पहले की वारदातों को याद कर रहे हैं। साल भर पहले हिंदुओं से आज़ादी, उसके नारे लगाने से लेकर अब गलियों में निकलने का वक्त आ गया है कहकर तब अनाम और अब आरोपित शर्जील इमाम के मुंह से इस्लामवादियों की साजिशों का खुलासा हो रहा था और उनके तथाकथित आंदोलन का मकसद सीए नहीं है, बल्कि वो पूरे देश के 500 शहरों को बंद करना चाहते हैं और पूरे उत्तर पूर्व को भारत से अलग करने की इच्छा रखते हैं। यही वो समय था जब ऑल्ट न्यूज़ ने नासा प्रदत्त सॉफ्टवेयर द्वारा जामिया के मुस्लिम पत्थरबाजों के हाथ के पत्थरों को वॉलेट और फ़ोन कहकर प्रपंच फैलाया था और आगजनी करने के बाद लाइब्रेरी में पनाह खोजती मुस्लिम भीड़ को सुरक्षा बलों ने कैंपस में घुसकर पकड़ा था, क्योंकि पेट्रोल बम और पत्थरों से लैस भीड़ यूनिवर्सिटी को आग लगा सकती थी या वहाँ की छात्राओं का रेप ही कर सकती थी, ये कोई नहीं जानता। जामिया नगर और जामिया मिलिया इस्लामिया में 3 दिन जो दंगे हुए उस पर वामपंथी मीडिया ने लगातार प्रपंची रिपोर्टिंग शुरू कर रखी थी, क्योंकि उन्हें आने वाले दंगों में मुस्लिम भीड़ों के सुनियोजित षड्यंत्रों को भी तो डिफेंड करना था। उन्होंने वही किया भी, लेकिन सत्य छुपता नहीं। ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, लदीदा, आयशा, सफूरा, उमर खालिद, फारूक फैजल समेत कई चेहरों के साथ उत्तर पूर्व दिल्ली के मौजपुरी, जाफराबाद, चांदबाग, करावल नगर, गोकुलपुरी, मोहनपुरी आदि इलाकों में पूरा घटनाक्रम स्मार्टफोन के दौर में लाइव स्ट्रीम हो रहा था। जामिया नगर फूंका जा रहा था, बसों में आग लगाई गई ताकि उनके सीएनजी सिलेंडर फटें तो पूरे इलाके को अपने साथ लेकर बर्बाद हो। लेकिन दिल्ली पुलिस की बहादुरी की दाद देनी होगी कि तमाम नकारात्मक रिपोर्टिंग के बावजूद उन्होंने हिम्मत के साथ उस आग पर काबू पाया। भले ही मनीष सिसोदिया जैसे लोग उनके द्वारा ढोए गए पानी को पेट्रोल बताकर फेक न्यूज फैलाने में व्यस्त थे। यही था वो जलवागाह जिस पर शर्जीलों, खालिदों, लदीदाओं, जरगरों, हुसैनों को नाज था। जलवा यह था कि शहर को फूंकने की तैयारी थी। 500 शहरों के मुस्लिम नागरिकों को चैलेंज किया जा रहा था कि क्या वो सड़कों पर आकर पूरा शहर जाम नहीं कर सकते। इस्लामी आतंकियों और दंगाइयों के लिए हिंसा और आगजनी ही तो सामाजिक खूबसूरती, जलवा के पैमाने। शरीर पर बम लपेट कर फट जाना हो या फिर शहरों को आग लगा देना हो, यही तो वो हुस्न जाना है जिस पर ये आहें भरते हुए तौबा तौबा कहकर नजर लगने से बचाते हैं। इन दंगाइयों को आग से अत्यधिक प्रेम है, तभी तो इन्होंने अपने घरों पर पत्थर और पेट्रोल बमों की शीशियां इकट्ठा कर रखा था। ऊपरी शेर में भी हमें भी का जो सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है वो बकैत कुमार जैसों के लिए है, जो इन दंगाइयों की हर करतूत को कानून की जानकारी होने के बाद भी जायज ठहरा रहे थे कि ये तो विरोध के स्वर है, जबकि विरोध का स्वर आग बनकर बसों और घरों में घुस रहा था वो नहीं दिखाई। ये सारे प्रोपेगेंडाबाज लोग स्टूडियो में बैठकर इस पूरे प्रकरण में दंगाइयों को विद्यार्थी, पत्थर को वॉलेट, हिंसा को मतभिन्नता और आगजनी को एक समाज के भीतर का गुस्सा बताकर जायज ठहराए। इस शेर में बकैत कुमार जैसे लोग तो यही कहते हैं कि हमें भी वहां तक ले चलो। कहीं दंगाइयों को गश्त लग गया तो शहर जलाने वालों को डिफेंड कौन करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास सत्य और घटना का विवरण नहीं हो तो आप प्रपंच ठीक से गढ़ नहीं पाएंगे। आपके पास जब जानकारी हो कि जब बस जल रही थी तो पुलिस वाले भी वहीं थे, तो आप कह सकते हैं कि पुलिस वाले भी तो आग लगा सकते हैं। आपके पास जानकारी हो कि गोली चलाने वाला शाहरुख दाढ़ी रखता है, तभी तो आप उसे अनुराग मिश्रा बुला सकें। बकैत कुमारों और उनके गिरोह को स्टेबल डेमोक्रेसी यानी स्थिर लोकतंत्र अच्छा लग ही नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र में तो विरोध और आंदोलन होते रहना चाहिए। बकौल रवीश कुमार, विरोध का ना होना मरे हुए लोकतंत्र की निशानी, जबकि यह आवश्यक नहीं कि लोकतंत्र को जीवित मानने के लिए हर बात का विरोध के लिए ही चलता रहे। अराजकतावादी वामपंथ और पत्थर बम लेकर सड़कों पर अकारण उतरी मजहबी भीड़ वह कॉकटेल है जिसकी तासीर आग की है। वामपंथियों का मूल लक्ष्य होता है कि हर जगह इतनी तबाही फैला दो कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद तुम्हें ही एक विकल्प मान लिया जाए, क्योंकि तुम कभी अपनी लोकप्रियता के कारण सत्ता में आ ही नहीं सकते। तुम सत्ता में चुनकर इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति में ही आगजनी, हिंसा और सरकारों के खिलाफ विद्रोह समाहित है। यह वामपंथी गिरोह
भारत में केरल और बंगाल में हिंसा का नंगा नाच करने के बाद आगे बढ़ते हुए लोकतंत्र में राष्ट्रव्यापी स्तर पर कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि अब उनका सत्य हर जगह बाहर है और उनके द्वारा चलाई गई सत्ताओं को वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने आंक लिया है। अतः उनके पास समर्थन में कोई बचा नहीं। तब ये लोग मुस्लिम छात्रों को, अज्ञानी मजहबी भीड़ों को अपना एजेंडा बनाने के लिए उकसाते हैं। पोस्टर ये बनाते हैं, नुक्कड़ नाटक ये करते हैं, भीड़ों के लिए जामिया में कंट्रोल रूम के विचार ये देते हैं और पैदल सिपाही के तौर पर मस्जिदों के लाउड स्पीकर से आती आवाज़ एक भीड़ को सड़क पर उतार देती है। इसके दूसरे स्तर पर मीडिया का समर्थन मिल जाने से इन्हें यह उम्मीद रहती है कि वैसे भी हम तो हैं खलियर और निकम्मे ही, जेल में भोजन का इंतजाम तो हो ही जाएगा। दंगे करा देने से चर्चा में रहते हैं और जेल में जब तक रहते हैं एक्टिविस्ट और छात्र का तमगा छाती पर चिपका रहता है। इन्होंने वो भी समा देखा है जब 22 साल की कानूनी और अदालती प्रक्रिया के बाद फांसी पर चढ़ाए गए मुसलमान आतंकी की बरसी यह कहकर मनाई जाती है कि ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। इसी विश्वास के साथ दिसंबर 2019 में पीएफआई समेत अन्य इस्लामी संगठनों से फंडिंग और समर्थन के साथ 3 तलाक, आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि और एनआरसीसीए के झटकों से बिलबिला एक समुदाय ने दिसंबर में दिल्ली समेत पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने की योजना बनाई। भला हो हमारे वीर पुलिस जवानों का, जिन्होंने जामिया के दंगों को 3 दिन में बंद कर दिया और फिर उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगों को भी उतने ही दिन में समेट दिया। वरना इन वामपंथी लंपटों और इस्लामी भीड़ों की जिद और हिंसा की बलि कितने हिंदू चढ़ते, कितने जिले फूके जाते, इसकी कल्पना रीढ़ में ठंडी सेहरन उतार देती है। इसलिए उन दिनों को याद करना आवश्यक है ताकि हम भूल न जाएं कि इसके पीछे कौन थे, मीडिया में कौन इस हिंसा को डिफेंड कर रहा था, ये कैसे हुआ था, उस दिन क्या क्या हुआ था। उन 3 दिनों की कहानी को विस्तार से याद करना आवश्यक है, क्योंकि हिंदुओं में त्वरित स्मृति लोप की आवृत्ति देखी गई। 15 दिसंबर का दिन दिल्ली में बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से याद रखा जाएगा। जामिया नगर में एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत दंगाइयों ने दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी की 3 बसों को आग लगा दिया। तीनों ही बसों में सीएनजी के बड़े बड़े सिलेंडर थे, जो कि अगर फट जाते तो उस सघन आबादी वाले इलाके का क्या हाल होता, यह आप सोच सकते हैं। इस घटना के साथ ही 2 और घटनाओं का जिक्र आवश्यक हो जाता है ताकि इनकी योजना पर से पर्दा हटे। 23, 24, 25 फरवरी के उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों के दौरान भजनपुरा इलाके के पेट्रोल पंप में आग लगाई गई थी और चांद बाग में हिंदू की पुत्री के विवाह के रसोई घर में, जहां कई कमर्शियल सिलेंडर रखे हुए थे, उस पर पेट्रोल बम फेंके गए थे। हर जगह इन दंगाइयों ने शुरू से ही सिलेंडर या अति प्रज्वलनशील ईंधन के भंडारों को निशाना बनाया ताकि 1-2 पेट्रोल बम की बोतल से हजारों जानें ली जा सके। जामिया नगर में जब उपद्रवियों ने इन बसों को आग के हवाले कर दिया, तब उसमें ड्राइवर और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। सारे स्टाफ किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। यह बहुत बड़े स्तर पर हो रही हिंसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। पत्थरबाजी, पेट्रोल बम फेंकना और लाठी डंडों से पुलिस पर लगातार हमले करना। तब पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। जामिया के छात्रों ने बसों को जलाए जाने में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया और कहा कि वो सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के पक्षधर थे, उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। इसी समय दिल्ली सरकार की तरफ से एक फेक न्यूज़ को हवा दी गई, जिसमें दंगाइयों से निपटते हुए पुलिसकर्मियों के बारे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर कुछ फोटो शेयर कर दिया और दावा किया कि दिल्ली पुलिस भाजपा के इशारों पर बसों को आग के हवाले कर रही। यह दावा उन्होंने एक वीडियो को शेयर करके किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी पीले रंग के डब्बे में कोई तरल पदार्थ ले जाते हुए दिखता है, जो वो जलती बस पर डालता है। सिसोदिया ने बड़ी ही चालाकी से उस तरल पदार्थ को तेल या पेट्रोल मान लिया और कहा कि पुलिस ही आग लगा रही है ताकि जामिया के बच्चों को फंसाया जा सके। इसी से संबंधित एक और खबर आई, जहां ये वारदात हुई उसी इलाके में मनीष सिसोदिया की पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी वहां पे देखे गए थे। इसी दिन जामिया मिलिया इस्लामिया इलाके में चल रही नारेबाजी का एक वीडियो सामने आया। इसमें जामिया के छात्रों की भीड़ बहुत स्पष्ट स्वरों में हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुनी जा सकती थी। हिंदू घृणा से, हिंदू फोबिया से लबालब इन नारों का एक राजनीतिक मसले के विरोध में क्या औचित्य था, शायद जामिया का कोई पीएचडी धारक बता पाएगा। वीडियो में जामिया के छात्र सामूहिक तौर पर पहले से ही हिंदू घृणा से सने आज़ादी के नारे तो लगा ही रहे थे, उसी में आगे उन्होंने वह छलावा भी त्याग दिया और सीधे सीधे हिंदुओं से आज़ादी इसके नारे लगाने लगे। 13 और 15 दिसंबर को जामिया इलाके में जो हुआ, उस पर जब दिल्ली पुलिस ने
4 जून को 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया तो पूरी योजना सामने आती है। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि पिछले साल दिसंबर माह में नागरिकता संशोधन अधिनियम उसके खिलाफ हुई हिंसा एक सुनियोजित घटना थी। क्राइम ब्रांच ने कहा, जामिया हिंसा कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि सुनियोजित घटना थी जहां दंगाइयों के पास पत्थर, लाठियां, पेट्रोल बम, ट्यूबलाइट आदि पहले से थी। इससे साफ होता है कि भीड़ का इरादा केवल कानून व्यवस्था को बाधित करना ही था। तैयारी का आलम यह था कि 17 दिसंबर को इस हिंसा के बारे में खुलासा करते हुए साउथ ईस्ट दिल्ली के एडिशनल डीसीपी कुमार ज्ञानेश ने कहा, पुलिस ने जब आंसू गैस के गोले छोड़े तब उनसे बचने के लिए भी प्रदर्शनकारियों ने भींगे हुए कंबलों का प्रयोग किया था। ये उनके पास बड़ी तादाद में थे। इससे पता चलता है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक नहीं था, बल्कि जो कुछ भी हिंसक वारदातें हुई उसकी पहले से योजना बनाई गई थी। यह भी बयान जारी किया गया कि जामिया हिंसा के दौरान कम से कम 10 हार्डकोर अपराधी वहां मौजूद थे। जाहिर है कि स्थानीय लोगों या विद्यार्थियों के समर्थन या सहयोग के बिना ना तो 750 फर्जी पहचान पत्र बनाए जा सकते हैं, ना ही पीएफआई के 150 कट्टरपंथी वहां छुपे रह सकते हैं। इसी दिन जामिया यूनिवर्सिटी की दीवारों पर पीएम मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए चित्र बनाए गए थे और उनके खिलाफ घृणित नारे लिखे गए। वहीं अमित शाह के मरने की दुआ कहते हुए कैंपस की दीवारों पर लिखा गया कि अमित शाह दुनिया छोड़ो। यह बात और है कि जामिया विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा यही कहता पाया गया कि जो भी उसमें हुआ वहां पे या जामिया के हिंसा में छात्र छात्रा मौजूद नहीं थे, ये बाहरी लोगों का काम है। 15 दिसंबर को जामिया के जनसंपर्क अधिकारी अहमद नजीम ने कहा, विश्वविद्यालय परिसर में न तो प्रदर्शन हुआ, न ही यह विरोध जामिया का था। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इसमें भाग लिया था। हमने छात्रों के साथ बातचीत की, अब वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। उसी दिन यानी 15 दिसंबर को एक नई नौटंकी ने जन्म लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के छात्रों ने एक बहाना बनाया कि वो भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस तरह के विरोध की कि हम जामिया के छात्रों के साथ हैं कई यूनिवर्सिटी में होने लगे, लेकिन कहीं भी ये हिंसक नहीं हुए। वामपंथी गैंग का मकर जाल इतना व्यापक है कि वो ह्यूस्टन और एमआईटी तक में तख्तियों के साथ 4 बच्चों को खड़े करके अपने विरोध को वैश्विक ही नहीं ब्रह्मांड के स्तर पर विरोध बता देते हैं। खैर, एएमयू में भी विरोध का मुद्दा यही था कि दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस ने जो कार्रवाई की वो गलत और बर्बरतापूर्ण थी। इस पर आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन के लिए निकली छात्रों की भीड़ परिसर का मुख्य गेट तोड़कर एएमयू सर्कल पर आ जाती है। पुलिस ने इन्हें पानी की बौछार से रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने रुकने के बजाय पुलिस पर पथराव किया। हालांकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को दौड़ाने का प्रयास किया, मगर इसी बीच छात्र पथराव के अलावा गोली भी चलाने लगे। इस हिंसक और उन्मादी प्रदर्शन में प्रोक्टोरियल टीम, डीआईजी डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह, एसपी सिटी अभिषेक कुमार के अलावा आरएफ व पुलिस के 20 जवान घायल हो गए। इसके अलावा 30 छात्रों को भी चोटें आई। हालात काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और कैंपस में घुसी। रात 11 बजे तक चले इस टकराव के बाद पुलिस ने एएमयू के अंदर से 8 युवकों को गिरफ्तार किया और देखते ही देखते पूरा कैंपस पुलिस छावनी में बदल गया। 15 दिसंबर की रात को एएमयू की ताजा तरीन नौटंकी से प्रभावित होकर लखनऊ के नदवा कॉलेज में भी जामिया के छात्रों के समर्थन में उसके नाम पर माहौल बिगाड़ने की खबरें आई। कॉलेज के छात्रों ने भारी पथराव किया और रविवार की देर रात गेट पर खड़े होकर नारेबाजी भी की। हालांकि उस समय सूचना मिलते ही आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी छात्रों को तुरंत गेट के अंदर कर दिया। मगर 16 दिसंबर की सुबह फिर बड़ी तादाद में छात्र इकट्ठा हुए और वापस पथराव किया। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस कॉलेजों के गेट को बंद करवा देती है और कुछ समय में स्थिति को नियंत्रण में पा लिया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में तीसरे दिन 16 दिसंबर को भी मजहबी उन्माद के शिकार दंगाइयों ने रेलवे संपत्ति को अपना निशाना बनाना जारी रखा। उन्होंने 16 को मुर्शिदाबाद के पास रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ और आगजनी की। पटरियों पर टायर जलाकर ट्रेनों को रोका और पथराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस के वाहन को भी फूंक दिया। अगले दिन रेलवे ने बंगाल में इन 3 दिनों में हुई हिंसा, लूटपाट, आगजनी से हुए नुकसान को 250 करोड़ का बताया, जिसके और भी बढ़ने की आशंका जताई गई। 17 दिसंबर को ईस्टर्न रेलवे ने बताया कि उसके 15 स्टेशनों को तबाह कर दिया गया। कई स्टेशनों पर कैश बॉक्स को लूट लिया गया। कई इलाकों में रेल रोको अभियान और बंद का आयोजन किया गया, जिससे साउथ ईस्ट रेलवे को 16 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। 13 और 15 दिसंबर के दंगों के बाद भी जामिया का माहौल सामान्य नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ के प्रदर्शनकारियों ने मीडिया को निशाना बनाना शुरू किया। इसमें समाचार एजेंसी एएनआई के 2 कर्मचारियों पर 16 दिसंबर की दोपहर को हमला कर दिया गया, जब वे जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रदर्शनकारी छात्रों को कवर करने गए थे।
उसी दिन एबीपी न्यूज की पत्रकार से बदसलूकी का वीडियो सामने आया। इससे पहले भी 13 दिसंबर 2019 को प्रदर्शन शुरू हुए तो एक समूह ने पत्रकारों पर हमला कर दिया था, घेर लिया था और उनके काम में बाधा डालने की भरपूर कोशिश की। वो उनके कान पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे ताकि पत्रकार न अपने फोन पर बात कर पाए न ही माइक में कुछ बोल पाए। इसके अलावा जी न्यूज के पत्रकार राहुल सिन्हा ने दावा किया था कि अन्य 2 मीडिया कर्मियों को मारने पीटने के बाद उनके चैनल के पत्रकारों को बाकायदा निशाना बनाकर ढूंढा जा रहा था कि वो जब मिलेंगे तो हम उन्हें पीटेंगे। इसी हिंसक दौर में आपको शाहीन अब्दुल्ला का नाम याद कर लेना चाहिए। ये वही आदमी है या फिर छात्र कह लीजिए जो पुलिस से बचते हुए वहीं जाकर छिपता है जहां लदीदा और आयशा रहती है। लदीदा और आयशा खुल्लम खुल्ला जिहाद और इस्लामी युद्ध की चेतावनी देने वाली वो जिहादने हैं जिन्होंने सीधा कहा कि इस प्रदर्शन का नारा सेकुलर हो ही नहीं सकता और जिन्हें उनके सहयोग में आना है उन्हें इस्लामी नारे लगाने ही होंगे। 17 दिसंबर को एक जहरीला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इस वीडियो का चेहरा उस दिन किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन बाद में इसकी पहचान शर्जील इमाम के रूप में हुई। शर्जील इमाम शाहीन बाग का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। इसके कुछ विषैले वीडियो जिसमें विशुद्ध हिंदू घृणा, महात्मा गांधी को फांसीवादी कहना, संविधान और न्यायपालिका को इस्लाम विरोधी होने की बातें कही गई। वो दिल्ली दंगों की पृष्ठभूमि में वैचारिक ईंधन प्रदान करने वाला बनकर सामने आता है। हालांकि 28 जनवरी को जहानाबाद बिहार से गिरफ्तारी के बाद जिसमें उस पर उन्मादी भाषण और देशद्रोह की धाराएं लगी थी, शर्जील ने यह आरोप लगाया कि उसके वीडियो से छेड़छाड़ हुई है। लेकिन 29 जुलाई 2020 को सुबह में खबर आई कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने शर्जील के वीडियो में उसी के आवाज़ होने की बात की पुष्टि की है। इस वीडियो के बारे में उस वक्त लिखा गया था कि एक शख्स जिसकी पहचान नहीं हो पाई है मुसलमानों को सड़कों पर आने और दिल्ली में चक्का जाम करने के लिए उकसाता हुआ दिखाई दे रहा था। वीडियो में शर्जील इमाम छात्रों की एक भीड़ को ललकारते और दुत्कारते हुए कहता है, हमारी ख्वाहिश और हमारी आरजू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में, जहां जहां मुसलमान कर सकता है। मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकता है। अब उसमें रोड ब्लॉक कौन है? वो भाजपा नहीं है, वो कांग्रेस नहीं है, वो है जमीयत उलेमाए हिंद और वो है जमात इस्लाम। आगे वीडियो में शर्जील इमाम उसके मुस्लिम होने पर, उस भीड़ के मुस्लिम होने पर लानतें भेजते हुए कहता है कि क्या मुसलमानों में इतनी हैसियत भी नहीं कि उत्तर भारत के शहरों को बंद किया जा सके। यूपी में शहरी मुसलमानों की आबादी 30% से ऊपर है, क्या आपको शर्म नहीं आती? अरे भाई शर्म करो, आप यूपी में चक्का जाम क्यों नहीं कर सकते? कैसे चल रहा है वो शहर? बिहार का वह इलाका जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ ग्रामीण मुस्लिम आबादी 6% है, जबकि शहरी मुस्लिम आबादी 24% है। हिंदुस्तान का मुसलमान शहरी है, वो शहर में रहता है। शहर बंद कर दीजिए और जो रास्ते में आता है उसे मना कीजिए, भगाइए। उसने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि जो उन्हें यानी मुसलमानों को अपने घर से निकाले उसे वो अपने घर से निकाल दे। तो ये थे शर्जील इमाम जो अपने फेफड़ों में विष भरकर पूरे दिल्ली में टहल रहा था। 17 दिसंबर को ही सीलमपुर में दोपहर 1 बजे एक उन्मादी भीड़ सड़कों पर उतर आई और सीए को हटाने की मांग करने लगी। तात्पर्य यह है कि ऊपर से विरोध और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का चोला पहना था, लेकिन थोड़ी ही देर में देखते ही देखते प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। इसके बाद पथराव शुरू होता है। उग्र भीड़ ने छोटे बच्चों से भरे स्कूल बस को भी नहीं छोड़ा। बस में मौजूद स्टाफ ने जान पर खेलकर बच्चों की रक्षा की, वरना यह मजहबी उन्माद से ग्रस्त भीड़ उनका क्या करती आप समझ सकते हैं। सीलमपुर से जाफराबाद जाने वाली 66 फुटा रोड पर आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। स्थिति बिगड़ते देखकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इंडिया टुडे से बातचीत में दिल्ली के एक उपद्रवी ने कहा, हमारे क्षेत्र में कई दिनों से अनाउंसमेंट हो रही थी कि मंगलवार को इतने बजे एनआरसी और सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। कई लोगों को पहले से ही पता था और जिन्हें नहीं पता था उन्होंने मस्जिदों से अनाउंस करके कहा गया कि आप सड़कों पर उतरो। यहाँ भी प्रदर्शन का तरीका बिल्कुल उसी चरणबद्ध प्रक्रिया से संचालित हो रहा था जैसा कि बाकी जगहों में शुरू हुआ। पत्थर इकट्ठा करके रखना, पेट्रोल बम तैयार रखना, पुलिस दिखे तो हमला करना, डीटीसी की बसों को फूंकना, क्षति पहुंचाना। ये सारी चीजें सड़क पर चलती हुई भीड़ स्वतः इकट्ठा नहीं कर सकती। पुलिस के कई अधिकारियों ने इन दंगों पर बात करते हुए और दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों की योजना पर चार्जशीट में भी ये लिखा है कि इस तरह की वस्तुएं जो हथियार की तरह इस बड़ी मात्रा में प्रयोग में आती हैं वो कोई राह चलते न तो इकट्ठा कर सकता है, न चुन सकता है, न बोतल में पेट्रोल डालकर पेट्रोल बम बना सकता है। इसी दिन एक वीडियो आया था जिसमें सीलमपुर में हुए दंगे के बीच एक उन्मादी ने पेट्रोल बम फेंकने के क्रम में अपना हाथ ही उड़ा लिया।
वो बम फेंक रहा था, लेकिन शायद उचित प्रशिक्षण न मिल पाने की वजह से जब तक वो उसे फेंक पाता वह हाथ ही में फट गया और उसके हाथ के चीथड़े उड़ गए। इस उन्मादी दंगाई की पहचान रईस के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार घटना के बाद रईस ने अपनी पहचान छिपाई हुई थी और जीटीबी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था, लेकिन तलाश में जुटी पुलिस को उसकी जानकारी मिल गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिनों में एक पायलट प्रोजेक्ट कर लिया गया था। 3 दिनों की हिंसा के बाद पूरे देश में पुलिस सचेत हो चुकी थी। 18 दिसंबर को देश के कुछ इलाकों में सावधानी के तौर पर पहले ही हिंसा न हो इसकी तैयारी कर ली गई थी। खुफिया सूत्रों से बेंगलुरु प्रशासन को सूचना मिली कि देश के कई हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शन की तरह ही यहाँ भी कुछ असामाजिक तत्व विरोध की आड़ में हिंसा फैला सकते हैं। दिल्ली यूपी में हुए उपद्रव और दंगाइयों की उन्मादी हिंसा की घटनाओं के बाद बेंगलुरु पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरतने पर विवश थी। पूरे बेंगलुरु में 3 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया ताकि कहीं भी भीड़ के रूप में इकट्ठे होकर कोई भी प्रदर्शन ना कर सके। इसका परिणाम यह रहा कि आने वाले दिनों में बेंगलुरु से किसी भी तरह की किसी भी बड़ी हिंसक घटना की खबर नहीं आई। वहीं इसके बाद उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हिंसा का दौर रुक रुक कर कई दिनों तक चलता रहा। लोगों की जानें भी गई, लेकिन दंगाइयों को दामाद और जीजा बना चुके स्टूडियो एंकरों और वामपंथी लंपटाधीशों ने इन्हें जायज कहना जारी रखा। हर तरह के हिंसा के सबूत मुस्लिम भीड़ों के होने की कहानी कहती रही, लेकिन उन्हें पीड़ित समुदाय, अल्पसंख्यकों को विश्वास में नहीं ले पा रही है सरकार। ऐसे जुमलों के सहारे यह उनका गुस्सा है, मजबूरी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। इसके नाम पर पूरा डिफेंड किया जाता रहा, बचाया जाता रहा। आज भी कमोबेश वही हो रहा है। 1 साल बाद वामपंथी पोर्टलों पर नैरेटिव बदलने की कोशिशें जारी हैं। वो यह सोच रहे हैं कि साल भर बाद हिंदू समाज और रिश्ते घाव को चाटती दिल्ली भूल गई होगी कि साल भर पहले उसके सीने पर छुरा मारने वाले और कपड़ों पर आग लगाने वाले लोगों की पहचान क्या थी। लेकिन जिस तरह दंगों के थमते ही ऑफ इंडिया ने लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए उसकी सच्चाई बताई, वैसे ही हम हर साल हर संबंधित मुद्दों पर इन दंगों को याद करते रहे। हम यह बताते रहेंगे कि कैसे मानवाधिकारों की कविताओं, तिरंगे झंडे, भारत के नक्शे और मुस्लिम औरतों बच्चों की आड़ में पूरे देश को जलाने की साजिश रची गई थी। हम यह बताते रहेंगे कि मरने वालों की संख्या और मजहब इन दंगों की विभीषिका की असली कहानी नहीं कहता, बल्कि मृतकों को मारने का तरीका बताता है कि तैयारी किसने की थी और वो बर्बर आतंकी हिंसक तरीका किस मजहब का है जो अंकित शर्मा को 4 घंटों तक चाकुओं से गोदती है, दिलबर नेगी के हाथ पांव काट कर जलती हुई आग में फेंक देती है, कांस्टेबल रतनलाल को खींच कर ले जाती है। न भूले हैं, न भूलेंगे, न भूलने देंगे। नमस्कार।